नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। मंत्री खर्रा ने कहा, मंदिर माफी जमीन पर नहीं होने देंगे कब्जा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने खर्रा का किया स्वागत। अस्पताल में टीबी मरीजों को वितरित की दवा किट। कहा, जागरूकता से मिलेगी बीमारी पर जीत। सफाई कर्मी ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। मृतक मानसिक रूप से कमजोर और शराब का था आदी। फोर्थ क्लास परीक्षा को लेकर बस स्टैंड चौकी पर लगाया अतिरिक्त जाब्ता। पुलिस रख रही है अभ्यर्थियों पर नजर। और अब खबरें विस्तार से। बानसूर कस्बे के गांव चतरपुरा की पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल की रसोई से सामान चोरी हो गया। शनिवार सुबह लगभग 7 बजे पोषाहार प्रभारी राधेश्याम और सहायक कर्मचारी सतीश कुमार सेन ने स्कूल पहुंचकर देखा कि रसोई का ताला टूटा हुआ है। उन्होंने तुरंत स्कूल प्रशासन को सूचित किया। रसोई की जांच करने पर पता चला कि 3 गैस सिलेंडर, दाल, चीनी, मिर्च, मसाले और बर्तन चोरी हो गए। प्रधानाचार्य योगेश कुमार शर्मा के साथ स्टाफ ने स्कूल परिसर और आसपास के सामान की तलाश की, लेकिन कहीं भी चोरी का सामान नहीं मिला। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने बासदयाल पुलिस थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश जारी है। कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान की शुरुआत की। रामबाग परिसर में पूर्व मंत्री शकुंतला रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस दौरान हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किए गए। सोनावा आंगनवाड़ी केंद्र पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 8वां राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया। यह आयोजन आगामी 16 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए खाद्य सामग्री उत्पादन है। स्थानीय जो चीज उत्पन्न होती है उनको मिलकर ऐसा पोषण बच्चों को दिया जाए। वहीं जो महिला है, गर्भवती हैं, उनकी आंगनवाड़ी केंद्र पर गोद भराई होती है, जिसमें महिला को बताया जाता है कि किस तरह बच्चा स्वस्थ रहे। सभी आंगनवाड़ी केंद्र पर आंगनवाड़ी सहायिका कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ मनाती हैं। बच्चों के लिए समय समय पर मूंग दलिया, खिचड़ी आदि उपलब्धि भी करवाई जाती है। सितंबर माह को सन 2018 से प्रति माह पूरे भारत में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मतलब सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए जो खाद्य सामग्री है, उत्पादन है, और जो भी स्थानीय जो चीजें उत्पन्न होती हैं उनको मिलाकर के ऐसा वातावरण बनाया जाए, ऐसा पोषण बच्चों को दिया जाए ताकि कोई कुपोषित नहीं रहे। मूल उद्देश्य बच्चों को अति कुपोषण और सबसे बचाना है। और इसी क्रम में जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके लिए विशेष रूप से मतलब ये इसमें उनको गोद भराई होती है। उनको सिखाया जाता है किस तरह से स्वस्थ बच्चा, इसलिए खान पीन का ये ध्यान रखें। इस तरह से उनको प्रोत्साहित किया जाता है। और इस तरह विभाग के समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं समस्त राज्य में इस माह को अति उत्साह से और पूरे सहयोग से इसका आयोजन करते हैं। छोटे बच्चों के बारे में कह रहे थे आप, उनके लिए क्या है पोषण आहार जो बताया? छोटे बच्चे उनके लिए अन्नप्राशन कराते हैं। और दूसरा जो उनके जैसे 0 से 3 और 3 से 6 जो कैटेगरी है बच्चों की, उनके लिए अलग अलग राज्य सरकार द्वारा रेसिपी निर्धारित है। खिचड़ी है, मूंग दलिया है, ये सब जो है सरकार उपलब्ध कराती है। और उनको गर्म खाना है उसके लिए गैस दे रखी है, सब चीज़ दे रखे हैं। और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हैं वो उनको आंगनवाड़ी केंद्र पर ही खिलाती हैं। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी उनकी व्यवस्था है, वो अपना सामग्री उनको दी जाती है। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम पदमचंद है और मैं राजस्थान सरकार के इस विभाग में वित्तीय सलाहकार पद पर। थैंक यू।
गोविंदगढ़ उपखंड में राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राहत प्रदान करने एवं उनके मूलभूत कामों को एक ही छत के नीचे संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से खेड़ा महमूद बारोली पंचायत पर सेवा पखवाड़े के अंतर्गत शिविर आयोजित हुए। नगरपालिका क्षेत्र में गांधी पार्क परिसर में शिविर लगाया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में उपखंड क्षेत्र गोविंदगढ़ में ग्राम पंचायत खेड़ा महमूद के पंचायत परिसर में एवं ग्राम पंचायत बारोली के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर शिविर आयोजित हुआ। खेड़ा में शिविर में सर कुर्सियां खाली और लोगों की उपस्थिति कम, क्या कारण है? नहीं, हमारे यहाँ पे सभी कर्मचारियों ने उपस्थित होकर के अपना कार्य दक्षता से किया है जी। जैसे जैसे यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनका काम दक्षता से किया है। लोगों की जो कमी देखी जा रही है इसका क्या कारण है? नहीं, कोई कमी नहीं है, जो आ रहे हैं वो काम करा के अपने जा रहे हैं। अब जैसे खेड़ा महमूद है, प्लान खेड़ा खेड़ी बहादुर है और एक और गाँव लगता है शाहपुर है। गाँव बड़े बड़े हैं, संख्या बल ज़्यादा है। अगर मैं कहूँ तो 5000 की आबादी के बाद भी और 100 आदमी पहुँचे हैं तो क्या है माना जाए कि लोगों का काम पूर्व में हो चुके हैं, अब आवश्यकता नहीं है? नहीं, जो काम जिसका जो पड़ रहा है वो उसी काम को लेके आ रहा है और हम समाधान कर रहे हैं। अब सर जैसे यहाँ पे कुछ लोगों की भी कुछ समस्या हो सकती है खेती बाड़ी वगैरह की। अब जैसे लोग बोल रहे हैं कि पट्टे भी नहीं है, बीज भी नहीं मिल रहे, साथ में और भी चीज़ें हैं, उनका कुछ कार्य नहीं हो पा रहा, उसका क्या कहेंगे? पट्टे के हमारे स्वामित्व मैप 2 आने हैं, तो मैप 2 जैसे आ जाएंगे हम सभी को पट्टे जारी करा देंगे। कृषि विभाग के द्वारा जो बीज दिए जाने थे वो भी नहीं दिए जा रहे हैं, तो कृषि विभाग वाले बता पाएंगे इस समस्या है। और सर सबसे बड़ी अहम सवाल है स्वच्छता सफाई का, जो गाँव में कीचड़ देखने को मिली आए रास्ते में भी देखी है, उस पर सर शिविर का अहम मुद्दा है, वो तो उस पर भी कार्य नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे सभी पंचायतों में संवेदक को ठेका दे दिया है सफाई का। हाँ। उससे हम सफाई कार्य करवा रहे हैं। थोड़ा लेबर की समस्या संवेदक के सामने आ रही है, उसका समाधान जल्दी करा रहे हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर शहरी सेवा शिविर लगाए गए हैं। पटवारी सभी इनमें लगे हुए हैं। जो गांव हैं वहां पर अतिवृष्टि के बाद में सर्वे रिपोर्ट होनी थी। अब क्या समस्या पटवारियों के समक्ष आ रही है जिनके कारण वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं? वर्तमान समय में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण जो ये शिविर लग रहे हैं, इसमें हमारे जो राज्य सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए हैं उसकी पालना में हमारे सारे पटवारी कर्मचारी साथी लगे हुए हैं। लेकिन जो वर्तमान समय इस समय गिरदावरी का कार्य भी महत्वपूर्ण है सरकार का, उसमें गिरदावरी का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ जैसी भी स्थिति है, वर्षा का ज़्यादा हुआ है कम हुआ है, उस हिसाब से अनुरूप अगर खराब है तो उसकी रिपोर्ट, अन्यथा जो नहीं हुआ है तो उस हिसाब से गिरदावरी की जा रही है। चूँकि गिरदावरी का समय है और इस बार DCS गिरदावरी की जा रही है, जो मौके पे फ़ोटो खींच के की जा रही है। हमारे कर्मचारियों के द्वारा काफ़ी दिन रात एक करके ये महत्वपूर्ण काम लगभग काफ़ी हद तक किया जा चुका है और जो शेष रह रहे हैं उनको हम कर रहे हैं। पटवारी तो जैसे देख रहे हैं कैंपों में बैठे हुए हैं, तो फिर कार्य कब कर रहे हैं? अब सरकार जैसे चाहेगी उसके आदेश की पालना करेगी। दिक्कत है, समस्या है, इसके लिए हमने प्रदेश हमारे नेतृत्व में सरकार को अवगत कराया है। इस समय जो गिरदावरी का कार्य इम्पोर्टेंट है, तो अब पर सरकार ने कैंप भी रख दिए, तो दोनों स्थिति को सामंजस्य स्थापित करके हम कार्य कर रहे हैं। नौगांवा नगर पालिका में शुक्रवार रात श्री रामलीला के उद्घाटन समारोह के साथ 41वीं रामलीला का मंचन प्रारंभ हुआ। श्री रामकला मंच के तत्वावधान में होने वाली रामलीला का बस स्टैंड स्थित सनातन भवन के प्रांगण में अतिथियों के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। पंडितों के द्वारा विधि विधान से गणपति एवं रामायण की पूजा अर्चना कराई गई। सभी अतिथियों का श्री रामकला मंच द्वारा माल्यार्पण कर एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। उद्घाटन समारोह में राजस्थान के लोक कलाकारों की प्रस्तुति एवं अग्नि नृत्य ने लोगों का मन मोह लिया। अलवर शहर में आयोजित 3 दिवसीय 4th क्लास परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बस स्टैंड स्थित पुलिस चौकी पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाया गया है, जिससे अभ्यर्थियों के साथ किसी प्रकार की अनहोनी न हो। शहर कोतवाली से केंद्रीय बस स्टैंड चौकी इंचार्ज दया सिंह ने बताया कि 3 दिवसीय 4th क्लास परीक्षा अलवर शहर में चल रही है। केंद्रीय बस स्टैंड पर भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मेरा नाम दया सिंह, मैं शहर कोतवाली से इस समय पुलिस चौकी बस स्टैंड पर तैनात हूँ। यहाँ 3 दिन के लिए 4th क्लास परीक्षा चल रही है। इसमें थाने से एसआई साहब लगाए हैं, एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल RSC का है, 3 महिला कांस्टेबल हैं।
यहाँ पे कोई वारदात रोकने को जेब कट हो या कोई चेन तोड़ने वाली महिला हो, उनकी रोकथाम के लिए बच्चों की देखभाल, कोई बस में इधर उधर से चढ़ता हो, टायर के नीचे आ जाए कोई बात देखने के लिए, और समय समय पर चेतक भी आती रहती है, कोतवाली थाने से भी गाड़ी आती है, रोडवेज के अधिकारी कर्मचारी उनका भी काफी सहयोग है, वो भी यहाँ हमारे साथ ड्यूटी में तैनात रहते हैं। चेकिंग कब से कर रहे हैं? आज हम जब पेपर छूटते ही लगातार ड्यूटी ग्राउंड पर है, शाम तक रहेगी और शाम तक 5 बजे पेपर छूटेगा तो 5 बजे नहीं रहेंगे, मतलब 7 साढ़े 7 बजे तक नहीं रहेंगे। कोटकासिम ग्राम बिलाहेड़ी में बादशाह क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का आज शुभारंभ राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव ने किया। यादव ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल हमेशा खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेल से अनुशासन, आपसी भाईचारा और स्वास्थ्य मजबूत होता है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को खेल भावना से भाग लेने व आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ थाना क्षेत्र के झाकड़ा मार्ग के पास खेत में गत मंगलवार को एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त के लिए शव राजगढ़ CHC की मोर्चरी में रखवाया गया था, जिसकी शिनाख्त नहीं होने पर मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया एवं पालिका कर्मी जुगनू तंबोली की टीम की सहायता से दाह संस्कार करवाया गया। राजगढ़ थाने के ASI हीरालाल ने बताया कि झाकड़ा गांव के समीप खेत में गत 17 सितंबर को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। मृतक की उम्र करीब 32 वर्ष थी, जिसकी शिनाख्तगी के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन शिनाख्तगी नहीं होने के कारण शनिवार को अज्ञात मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा शव का पालिका कर्मी जुगनू तंबोली की टीम की सहायता से अंतिम संस्कार करवाया गया। बोल रहा हूँ, एक अज्ञात लाश झाकड़ा गांव के पास कृष्ण होटल
के पास, रोड के पास जमीन पड़ी मिली थी, जिसको लाकर PHC राजगढ़ की मोचड़ी में रखवाई गई। ये सब 3 दिन तक, 17 तारीख की बात है, 3 दिन तक देखा क्या हमने अखबारों में निकलवाया था, और वो सरकार कहते किसी के अज्ञात लाश हो तो अपने को पैसा ले, कोई नहीं है, जिसका आज हम अंतिम पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार करा रहे उसके। नगर पालिका राजगढ़ हमारे साथ रहेगी, उनकी सहायता से हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे। बानसूर उप तहसील हरसौरा के नारोल क्षेत्र की पहाड़ियों में शुक्रवार की शाम को एक साथ 2 लेपर्ड दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों लेपर्ड आपस में लड़ते हुए नजर आए, जिसकी झलक उन्होंने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। अचानक सामने आए इस नजारे को देखकर लोग सहम गए और आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय बन गया। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी हरसौरा और नारोल की पहाड़ियों में 2 से 3 लेपर्ड एक साथ दिखाई दे चुके हैं। लगातार बढ़ती मूवमेंट से ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। कई बार मवेशियों पर भी इनका हमला होने की बात सामने आई है। हमीरपुर वन विभाग के फॉरेस्टर विजय सिंह ने जानकारी दी कि विभाग की टीम को मौके पर भेजा जाएगा और स्थिति का जायजा लेकर जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के पूर्व सभापति अजय अग्रवाल ने कहा कि अलवर शहर में केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छ वायु मिशन के तहत अलवर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वह जनहित में है। अलवर सांसद भूपेंद्र यादव के प्रयास से केंद्र सरकार से जो अलवर को पैसा मिल रहा है उससे इस दिशा में काम होंगे। जब से भूपेंद्र यादव अलवर सांसद बने हैं तब से अलवर को केंद्र सरकार के द्वारा अनेक आर्थिक सहायताएं मिल रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अलवर शहर में अभी केंद्र सरकार द्वारा एनकैप में और स्वच्छ वायु मिशन में काफी पैसा अलवर के सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के सहयोग से अलवर को मिल पा रहा है। पिछले जब से 2 वर्षों से भूपेंद्र जी का आगमन अलवर में हुआ है, जब से ये पैसा बड़ी तादाद में अलवर को मिलने लगा है। उससे पहले तो कभी हमने एनकैप का नाम सुना था और ना ही ये व्यवस्था थी। लेकिन जिस तरह पर ये पैसा लगाया जा रहा है उस संदर्भ में मेरा आदरणीय भूपेंद्र जी से निवेदन है कि अलवर शहर के जो जागरूक लोग हैं, जिस जनता ने आप सबको चुना है, उन लोगों के साथ बैठकर अलवर के विकास के मॉडल पर एक चर्चा की जाए। जिस तरह से घंटाघर से लेकर और आपने स्वच्छ इसमें मिशन में जो पैसा लगाने की बात कही है 36 करोड़ रुपया खर्च करने की, क्योंकि अभी ये छोटे बाजार हैं, इनमें अभी मूलभूत सुविधा भी नहीं है, यहाँ तक कि महिलाओं को बाथरूम करने की सुविधा तक नहीं है। और यहाँ से लेकर जो सागर तक का जो आपने 2.5 किलोमीटर का रूट रखा है उसमें नाइट टूरिज्म के नाम पर 36 करोड़ रुपए स्वीकृत करने का जो प्लान बना हुआ है, और उसमें UIT के कथित अधिकारियों का कहना है कि हमने इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना ली है और इस पर जल्दी ही काम शुरू कर देंगे। दूसरा, सुबह वायु स्वच्छ वायु मिशन पर कलेक्टर मैडम का भी बयान मैंने पढ़ा, जिसमें 20 करोड़ रुपए आया हुआ है। 20 करोड़ रुपए में अलवर शहर में जो इधर का एरिया है, जो सचिवालय का एरिया है, वहाँ पौधारोपण होगा और वहीं टाइल्स लगाई जाएंगी। मैं कहता हूँ अलवर में पट्टी पार का जो इलाका है, जो मूलभूत सुविधाओं से महरूम है, और वहीं वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा है और वहीं कच्चा एरिया ज्यादा है, वहां सघन हरियाली भी नहीं है। मेरा ये कहना है कि अलवर शहर पटरी पार का इलाका जो महरूम स्थिति में पड़ा हुआ है, उस क्षेत्र में विकास की ज्यादा जरूरत है। मेरा तो आदरणीय भूपेंद्र जी से और भाई संजय शर्मा जी से यही आग्रह है कि अलवर के विकास में जितना पैसा आप लोग ला रहे हो उसके लिए तो आपको बहुत बहुत दिल से बधाई है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये पैसा सही समन्वित रूप से विकास के सही अर्थों में सही काम में लगे। इसके लिए एक जो शहर के जो जनमानस के जो सुलझे हुए लोग हैं, जिनके मन में ये कल्पना है कि मेरा अलवर राजस्थान में सबसे कैसे बनाओ, मेरा अलवर सब सोचता में सबसे आगे कैसा है, मेरा अलवर वायु सोचता में कैसे आगे बढ़े, इस तरह से हम इंदौर का मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे जागरूक लोगों की एक मीटिंग आदरणीय भूपेंद्र जी अपने यहाँ बुलाएं और उसमें अलवर के विकास मॉडल पर चर्चा कर ली जाए कि हमें आगे क्या क्या काम करना है। यदि जनता की भागीदारी से यदि हम मिलजुल कर काम करेंगे तो अच्छा काम होगा, पूरा पैसा सही जगह लगेगा। और यदि अपने ही
हिसाब से या अधिकारियों के हिसाब से, अधिकारी तो आज यहाँ है, कलेक्टर मैडम आज यहाँ है, कल दूसरी जगह चले जाएंगे। शहर की जनता को भी यही रहना है, भूपेंद्र जी को भी यही रहना है, श्री शर्मा जी को भी यही रहना है। शहर की जनता के साथ मिलकर लिए गए निर्णय तो यदि हम आकलन करेंगे तो निश्चित रूप से अलवर के लिए वो स्वर्णित दिन होगा। मेरा यही है, दीपावली पूर्व आदरणीय भूपेंद्र जी या संजय जी एक मीटिंग बुलाएं और जिसमें जिन लोगों को ये समझते हैं शहर के सोच के प्रति अच्छा रखते हैं ऐसे बुलाएं, और जिन व्यापारियों का एरिया उसमें आ रहा है उन व्यापारियों को कम से कम साथ लेके चलें, जिससे हमारी जो मूल जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। उन बाजार को कैसे चौड़ा करना है, कैसे अच्छा बाजार करना है, आज छोटे मार्केट की क्या स्थिति है, आज आप खूबसूरत कस्बे चारों तरफ छोटे छोटे दुकानदार बैठे हुए हैं, बरंडों में अति घर में है। अच्छा, टूरिज्म के हिसाब से अपन को यातायात की व्यवस्था भी सुधारनी पड़ेगी। सागर तक हम कौन से रास्ते से टूरिस्ट को लेके जाएंगे, ये सारी व्यवस्थाओं को देखनी पड़ेगी। और उसमें ये भी देखना पड़ेगा, पिछले टाइम में जो मैं चेयरमैन था तो हमने कहा कि हम पार्क बनाएंगे, वो तो भगवत जितेंद्र सिंह जी बुद्धि पैतृक जी को बताइए। उन्होंने उस टाइम जब मैं तो बीजेपी की तरफ से ही चेयरमैन था तो मैंने उसमें प्रयास किया कि कैफेटेरिया बनाने का, तो भाई साहब ने मना कर दिया, नहीं हमारी जगह इसमें नहीं बना सकते आप। उसकी बनाने पे भी मतलब वह काम नहीं करने दिया गया। तो इसलिए ऐसी योजना बनाए जिसको वास्तव में हम लोग गति दे सके, शहर के विकास के लिए जो पैसा आदरणीय भूपेंद्र जी ला रहे हैं उसका सदुपयोग हो सके। जनता का पैसा जनता के लिए, जनता के द्वारा लगेगा, निश्चित रूप से अलवर के लिए नए आयाम स्थापित होंगे। करनी माता व्यवस्था समिति अलवर की ओर से 2 पहिया वाहनों को मेले में जाने की अनुमति देने की मांग रखी गई और वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा द्वारा प्रशासन से उसे स्वीकृति दिलाए जाने पर करनी माता मेला कमेटी के संयोजक राजेश जोशी, व्यवस्था समिति के अध्यक्ष रामबाबू शर्मा, समाजसेवी श्यामलाल खंडेलवाल, विष्णु शर्मा रीडर, सुरेश धारवाल, सुनील जायसवाल, अशोक खेमानी, प्रकाश बेनीवाल, लक्ष्मी नारायण लक्ष्य, जगदीश सिंघल, नरेश चौधरी, शिवलाल शर्मा पालेखान, कमलकांत आचार्य, विष्णु जायसवाल, प्रमोद शर्मा, सीईओएस अकाउंटिंग महेश मुदगल, महेश खंडेलवाल, मनोज वेजा द्वारा मंत्री को पटका पहनाकर स्वागत किया और धन्यवाद दिया गया। अलवर नगरीय निकाय मंत्री झावर सिंह खर्रा शनिवार को अलवर दौरे पर पहुंचे। वे बीती शाम ही सर्किट हाउस पहुंचे थे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। शनिवार सुबह भी सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन कर मंत्री का उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा, जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला, यूआईटी सचिव स्नेह नाना, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद नगरीय निकाय मंत्री झावर सिंह खर्रा और वन मंत्री संजय शर्मा संयुक्त रूप से यूआईटी पहुंचे, जहां उन्होंने शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान आमजन से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपकी व्यवस्था होने जा रही है। देखिए, अभी शहरी सेवा शिविर के माध्यम से शहर की मूलभूत समस्याओं का आकलन करके उनके निराकरण का प्रयास है और उसके साथ साथ आमजन के सामान्य काम, चाहे वो पट्टे से संबंधित हो, चाहे नामांतरण से संबंधित हो, चाहे भू उपयोग परिवर्तन से संबंधित हो, चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे वैवाहिक पंजीयन हो, इस प्रकार के जितने भी काम हैं उनका ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से मौके पर निस्तारण करने का इस शिविर के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। इस शिविर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा और 17 अक्टूबर तक जितने भी ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होंगे, जो नियम संगत होंगे, उनका यथासंभव इसी शिविर अवधि में निस्तारण कर दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश 16-17 अक्टूबर 15-16-17 अक्टूबर को बहुत अधिक मात्रा में आवेदन प्राप्त हुए ऑनलाइन और उनका समय पर निस्तारण नहीं होया, तो हम 17 अक्टूबर के बाद प्रत्येक नगर निकाय से ये सूचना प्राप्त करेंगे कि उनके यहाँ कितने ऑनलाइन आवेदन लंबित रह गए और उस लंबित आवेदनों की संख्या के आधार पर उनको एक समय अवधि देंगे। उस समय अवधि में उन्हें नियमानुसार उन ऑनलाइन आवेदनों का निस्तारण करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार इस अभियान में हमने पहली बार
अल्प आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के आम उपभोक्ता जन को राहत देने के लिए छूट प्रस्तावित की है। धनपतियों के लिए इस अभियान के माध्यम से 1 नए पैसे की छूट का भी प्रावधान। दूसरा, इस अभियान में कहां कहां सड़कें टूटी हुई हैं, कहां नालियां टूटी हुई हैं, कहां सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है और कहां रोशनी की समुचित व्यवस्था नहीं। पहले प्री कैंप के माध्यम से इन्होंने कुछ जानकारियां एकत्रित की हैं और इस अभियान के दौरान भी आम जनता द्वारा इन समस्याओं के बारे में जो भी अवगत कराएंगे। दिवाली से पहले पहले राज्य सरकार का ये मानस है कि इन सारी समस्याओं का निराकरण हो। रोशनी के संबंध में नगर निकायों ने अपने अपने जितनी नई लाइटों की मांग की थी, कल जयपुर से रवाना होने से पहले इनकी मांग के अनुसार इनको नई लाइटों का आवंटन करने की पत्रावली पर हस्ताक्षर करके आया हूं। रेल के माध्यम से ये लाइटें उपलब्ध करवाकर लगाई जाएंगी। इस प्रकार कल हमारी जो कैबिनेट की मीटिंग थी, उससे पहले एसडीआरएफ में 1000 करोड़ रुपए तक की स्वीकृति करने का निर्णय था, लेकिन कल की कैबिनेट में एसडीआरएफ में 1600 करोड़ रुपए तक की स्वीकृति जारी करने के लिए आपदा प्रबंधन मंत्री जी को अधिकृत किया और उन्हें यह भी अनुरोध किया है कि यथासंभव जैसे ही एसडीआरएफ में प्रस्ताव आए, उनका परीक्षण करके जो उचित प्रस्ताव हो उनकी स्वीकृति तुरंत जारी कर दी जाए, ताकि अतिवृष्टि के कारण जो क्षतिग्रस्त संपत्तियां, परिसंपत्तियां, सरकारी परिसंपत्तियां हुई हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे नाली हो और चाहे भवन हो, उन सब की यथा समय मरम्मत हो सके और आम जनता को राहत मिल सके। मुफ्त पट्टे जैसी योजना भी है? मुफ्त पट्टे देने की योजना? मुफ्त पट्टे देने की कोई योजना नहीं फिलहाल। कारण है उसके पीछे, गत कालखंड में जो अभियान चले उसमें 501 रुपए में 10,000 वर्ग मीटर तक के पट्टे जारी होते। 10,000 वर्ग मीटर का अर्थ होता है 1 हेक्टर। 1 हेक्टर को अगर हम आगे बढ़े तो 4 बीघा पक्की और ग्रामीण भाषा में बात करें तो 10 बीघा कच्ची। किसी भी गरीब या मध्यम वर्ग का ऐसा कोई व्यक्ति मेरे को पूरे राजस्थान में नहीं दिखा जिसके पास 10,000 वर्ग गज पट्टा लेने का भूमि उपलब्ध रही है। सारे अपने रसूख वाले मित्र लोगों को फायदा देने के लिए योजना बनी थी। और जैसा आपकी जानकारी के लिए मैं निवेदन कर दूं कि जब भी राजस्थान विधानसभा में इस विषय को लेकर चर्चा हुई है, मैंने विपक्ष के नेता सहित सभी विपक्षी विधायकों से वो ये चुनौती भी दी थी कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर पूरे प्रदेश में 5 व्यक्ति मुझे ऐसे बता दें गरीब जिनको 501 रुपए में पट्टा मिला हो। आज तक वो ये भी उपलब्ध नहीं करवा पाए। इतना भारी जो भी कुछ उस कालखंड में हुआ, हम उस इतिहास को दोहराना नहीं चाहते। वास्तविक लोगों को जो, क्योंकि गरीब व्यक्ति 50, 60, 70, 100, 125 गज से ऊपर कभी काबिज नहीं रहता है। नगरीय राज्य मंत्री झाबा सिंह खर्रा ने शहरी सेवा शिविर यूआईटी के नागरिक सेवा केंद्र में आयोजित शहरी सेवा शिविर और नगर निगम कार्यालय परिसर में चल रहे शहर चलो अभियान का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने आमजन लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की प्रथम किस्त का चेक वितरित किया। साथ ही लिखित समस्याओं का समाधान हेतु यूआईटी सचिव और नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया। योजना के तहत आज पट्टे वितरित किए जा रहे हैं। कितने पट्टे वितरित किए हैं? क्या लंबित पट्टों की देखिए, अब तक जो आवेदन आए उसमें 11 पट्टे अभी तो अपने 11 डिस्ट्रिक्ट वितरित किए हैं। जैसे जैसे आवेदन आ रहे हैं, जितने ऑनलाइन आवेदन इस अभियान के दौरान आएंगे जो नियमानुकूल होंगे, उन सब का निस्तारण अभियान अवधि में किया जाएगा। लेकिन अगर 15, 16, 17 अक्टूबर में जब अभियान समाप्ति की आखिरी तारीख से 2-3 दिन में अधिक संख्या में आवेदन, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो गए
और वो 17 तक उनका निस्तारण नहीं हो पाया। तो अभियान समाप्ति के बाद हम इनसे सूचना प्राप्त करेंगे कि कितने ऑनलाइन आवेदन लंबित रह गए और लंबित आवेदनों की संख्या के आधार पर हम एक समयावधि तय करेंगे। उस समयावधि में उन लंबित प्रकरणों का भी निस्तारण निश्चित रूप से 100% हो, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। यूआईडी द्वारा लंबित प्रकरण चल रहे हैं, उसके निस्तारण भी जोरों शोरों से चल रहे हैं। आगामी दिनों में बनने वाली कॉलोनियां, नई कॉलोनियां में विस्तृत रूप से आगे चल सके, तेजी के साथ काम हो सके, उसके लिए क्या आप कहेंगे? अभियान के बाद मैंने इन्हें कहा है कि यूआईडी के पास जितने भी भूमि उपलब्ध है उसका क्या उपयोग हो सकता है, कहाँ आवासीय योजना सर्जित हो सकती है, कहाँ व्यावसायिक योजना सर्जित हो सकती है, उस योजना का सर्जन करें और सर्जन करके आम जनता के सामने उसको प्रस्तुत कर यथासंभव जैसा भी ये चाहें कि गरीब लोगों को आवंटन के आधार पे और बड़े प्लॉट्स नीलाम के कुछ सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं जिनको जमीन की अति आवश्यकता है और मैडम के आगे तो हाथ में लगाई हुई, जिसमें अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो कितना टाइम लग सकता है इसमें इम्प्लीमेंट? देखिए, इस अभियान के बाद जो न्यास के स्तर पर जिनका निस्तारण होना है, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल के आधार पर निस्तारण की शक्तियां दी हुई है, तो न्यास के स्तर पर जिनका निस्तारण हो सकता है, जो भी सरकारी कार्यालय इस अभियान के दौरान आवेदन करेगा उसका निस्तारण अभियान अवधि में हो जाएगा। और जो न्यास के स्तर पर नहीं होकर सरकार के स्तर पर जिनका निर्णय होगा, ऐसे कोई विभागों, सरकारी विभागों के आवेदन इन्हें प्राप्त होंगे तो इस अभियान के दौरान ये राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे और राज्य सरकार यथासंभव उनका निस्तारण करेगी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी 21 सितंबर को विधानसभा क्षेत्र में जन सुनवाई करेंगे। योगी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तिजारा विधायक कार्यालय, दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक बाबा नरसिंह दास आश्रम टपुकड़ा और शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक रिको गेस्ट हाउस भिवाड़ी में जन सुनवाई करेंगे। साथ ही दोपहर 3 बजे लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। मुक्त भारत अभियान के तहत राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर में शनिवार को टीबी मरीजों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नोडल प्रभारी डॉक्टर विष्णु गोयल ने बताया कि जब किसी व्यक्ति को टीबी जैसी गंभीर बीमारी होती है तो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन सही इलाज और जागरूकता से इसे हराया जा सकता है। कार्यक्रम में जिला प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान सहित अस्पताल स्टाफ की मौजूदगी में 15 मरीजों को आवश्यक किट वितरित की गई। मुक्त भारत अभियान के तहत आज दिनांक 20 सितंबर को टीबी के पेशेंट्स को निश्चय पोषण किट हमारे सभी सामान्य चिकित्सालय के श्रीमान पीएमओ साहब डॉक्टर सुनील चौहान के निर्देशन में एम आईएमए सेक्रेटरी एम डॉक्टर के मीणा जी उनके निर्देशन में सभी मरीजों को टीबी के पोषण किट वितरित किए जा रहे हैं। इससे टीबी के मरीजों को एक तो उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा, एक इस बीमारी से लड़ने में इनको एक मदद मिलेगी। पोषण सामग्री देने से मरीज का खुद का एक आत्मसम्मान बढ़ेगा और उसको आगे भविष्य में इस बीमारी से जीतने में मदद मिलेगी। डॉक्टर विष्णु गोयल, नोडल प्रभारी टीबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत आज ग्राम भागना स्थित हॉस्पिटल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय परिषद सदस्य पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव ने शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठी महिला का भी सम्मान होना चाहिए, उसे यही स्वास्थ्य सुविधा मिले और समय पर उसका इलाज सुनिश्चित हो। उन्होंने आह्वान किया कि अधिक से अधिक मातृशक्ति इन शिविरों से लाभान्वित हो ताकि सरकार की ये योजना समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे। थाना कोतवाली क्षेत्र में देर शाम नगर निगम में ठेके पर सफाई कार्य करने वाले 40 वर्षीय व्यक्ति नरेश निवासी हजूरी गेट ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों के अनुसार मृतक मानसिक रूप से कमजोर था। घटना के समय घर पर नरेश अकेला था, जबकि उसकी मां काम पर गई हुई थी। इसी दौरान उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को मोर्चरी में रखवाया गया और पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई। मृतक शराब का आदी था। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। नाम क्या इनका? इनका नरेश कुमार था। उम्र कितनी थी? 40 वर्ष। क्या घटना हुई है? घटना क्या, ड्रिंक करने ज्यादा लग गया था लड़का, अपसेट था माइंड से थोड़ा हो गया। तो कल रात को इनकी मम्मी ड्यूटी कोई नहीं थी, माँ और बेटे थे। माँ ही ड्यूटी पे से देखा तो फांसी लगा रखी थी इस बच्चे ने। कमरे में फांसी लगाई जी। कहाँ की निवासी है? ये मोहल्ला जूरगढ़ रिजन बस्ती के। क्या काम करते हैं वैसे? कार्य तो नगर निगम में थे, कच्चे ठेकेदारी के ऊपर, और कुछ दिनों से जा ही नहीं रहे थे काम वाम पर, ड्रिंक ज्यादा करने लगे थे। शादी हो गई? शादीशुदा थे। कितने बच्चे? बच्चे नहीं थे। कोटकासिम कस्बे के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में शुक्रवार की शाम से रामलीला मंचन का शुभारंभ हुआ। विशेष बात यह रही कि यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी रामलीला है जिसका आयोजन दिन के समय खुले मैदान में होता है। पहले दिन लीला का शुभारंभ नारद मोहलीला के भव्य मंचन के साथ हुआ, जिसे दर्शकों ने मंत्रमुग्ध होकर देखा। रामलीला कमेटी अध्यक्ष नरेंद्र सोनी की देखरेख और निर्देशक चतुर्भुज शर्मा के कुशल निर्देशन में शाम 4 बजे मंचन प्रारंभ किया गया। मंचन के दौरान संवाद, गीत संगीत और कलाकारों के जीवंत अभिनय ने दर्शकों को ऐसा आभास कराया मानो स्वयं देवता धरती पर अवतरित होकर लीलाओं का प्रदर्शन कर रहे हों। गोविंदगढ़ कस्बे में अग्रसेन जयंती महोत्सव में कल श्री अग्रवाल महासभा गोविंदगढ़ द्वारा आयोजित 20वां विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया गया, जिसमें रक्तवीर रक्तदान करके पुण्य के भागी बने। आज अग्रवाल महासभा गोविंदगढ़ के द्वारा जो रक्तदान शिविर चल रहा है, इसके बारे में बताएं, क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? अग्रवाल समाज के तत्वाधान में सर्व समाजों के सहयोग से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। अब तक लगभग 50 यूनिट हुई हो चुकी है। 1 बजे आएगा, अभी 1 घंटे का समय बाकी है, तो इसमें और यूनिट बढ़ने की संभावना है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर। एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल। और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर उपखंड के गांव पहल स्थित चिराग लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे महेश कुमार पुत्र मातुराम निवासी पहल ने ईमानदारी का परिचय देते हुए 500 रुपए लौटाकर मिसाल कायम की। लाइब्रेरी में मौजूद सभी विद्यार्थियों ने महेश का धन्यवाद किया। शिक्षाविद महेंद्र सिंह चौहान ने महेश को एक पेन भेंट कर सम्मानित किया और कहा कि यह संस्कार उनके परिवार की देन है। तहसील परिसर में गुरुवार को पटवारी घनश्याम शर्मा ने अपने बेटे, बेटी और पत्नी के साथ धरना देकर सरकार के प्रति अपना रोष जताया। पटवारी ने आरोप लगाया कि उन्हें पिछले 25 वर्षों से न्यूनतम वेतन कर काम करना पड़ रहा है और उनका मानदेय आज तक भी नहीं बढ़ाया गया। धौलागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बसेट के पास शुक्रवार देर शाम सड़क हादसे में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। मृतका की पहचान रेशम देवी निवासी श्याम गंगा चोमू के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि टक्कर मारने वाले युवक शराब के नशे में थे। घटना की सूचना मिलते ही धौलागढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपित युवकों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शव को अलवर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। शनिवार सुबह मृतका का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। ये धौलागढ़ से अपनी बेटी के जा रही थी, बसेट के पास में एक्सीडेंट हुआ था। किसने टक्कर मारी? बाइक सवार 2 व्यक्ति। शराब पी रखी थी? हाँ, उन्होंने शराब पी रखी है और बाइक का बैग में शराब की बोतल भी रखी थी। तो
फिर ये किस पे थे? ये भी बाइक पे थे, बाइक से आ रहे। इनके साथ कौन था? इनके साथ इसका मेहमान था। अच्छा, इनके चोट आई है? हाँ, उनके हल्के भारी चोट आई है। तो पुलिस मौके पे पहुंच गई थी? हाँ, पुलिस मौके पे पहुंच गई। पार्टी अरेस्ट है। वो- अरेस्ट हो गए दोनों मुजरिम, पास में पुलिस के थाने में। बाइक भी उनके अंडर में है। वैसे कहाँ के निवासी हैं? ये श्याम गंगा चौक के हैं। अलवर जिला पुलिस ने ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर अपराधियों के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी को अंजाम दे चुका था। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी संजय अरोड़ा समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। जांच में सामने आया कि आरोपी क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के जरिए रकम को घुमाकर विदेशों तक भेजते थे। बड़ा मामला ऐसे लग रहा है क्योंकि अंतर्राज्यीय का मामला है। किस तरह का है सर और किस तरह की कार्रवाई हुई? देखिए, ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत हमने म्यूल अकाउंट पे एक बड़ी कार्रवाई की है। इसमें हमने 6 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है और सैकड़ों करोड़ों की जो म्यूल अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शंस जानकारी में आई है। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो इस प्रकार था कि ये बड़े कॉर्पोरेट अकाउंट करंट अकाउंट के रूप में खुलवाते थे और ये साइबर ठगों को फ्रॉड इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनीज को ये म्यूल अकाउंट प्रोवाइड कराते थे। इसकी एवज में इनको यूएसडीटी और डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के रूप में कमीशन प्राप्त होता था और ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग काम करते थे। अभी प्रथम दृष्टया हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, परंतु इसके अंदर काफी बड़ा नेटवर्क इन्वॉल्व है। उस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए हमने विशेष एसआईटी का गठन किया है। शरण कांबले जी जो एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर है और काफी अच्छा काम उन्होंने स्पेसिफिक केस में किया है, शुरू से ही इसमें लगे हुए हैं। वो इस पूरे एसआईटी को हेड करेंगे। जो सीईओ सिटी हैं और हमारे जो लोकल सिटी के एसएचओज वगैरह हैं उनको भी हम इन्वॉल्व करेंगे और सारे लिंकेजेस को हम एस्टैब्लिश करेंगे। ये भी हमारे पास में जानकारी आई है कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के गाइडलाइंस हैं उसकी भी अवहेलना हुई है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में इन अकाउंट्स के ऊपर कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई जिसके कि अलर्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को जाते हैं। उसके पश्चात भी ये अकाउंट्स चलते रहे और जैसे ही एक म्यूल अकाउंट या तो फ्रीज होता या फिर उसकी लिमिट क्रॉस होती तो ये दूसरा म्यूल अकाउंट यूज करते और लगातार ये लोग ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम कर रहे थे। I4C का जो डेटा हमने एक स्पेसिफिक बैंक अकाउंट के लिए चिन्हित किया, उसमें लगभग 2 करोड़ के आसपास के फर्जी ट्रांजैक्शन थे। उसमें जब फर्दर एनालिसिस किया गया तो 41 करोड़ की साइबर ठगी की कंप्लेंट्स थी। उसके बाद जब इन मुलजिमों को उठाया गया, इनके पास में काफी हमें बैंक की पासबुक, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की डिटेल्स और उसके अलावा फोन में काफी एविडेंसेस मिले हैं। उन सभी एविडेंसेस का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं और भविष्य में इस केस के अंदर आगे के जो लिंकेजेस हैं उसको एस्टैब्लिश करने के लिए हमने डीएसटी टीम और जिले के विभिन्न अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष टीमें बना करके मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सभी मुलजिमों से एसआईटी टीम द्वारा पूछताछ की जाएगी, एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा और इस केस को मजबूती से केस ऑफिसर स्कीम में ले जाकर के इंश्योर किया जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार का ऑर्गेनाइज तरीके से म्यूल अकाउंट का काम लोग ना करें। ऑपरेशन संग्राम में पहले हमने पॉइंट ऑफ सेल जो फर्जी सिम बेचने वालों के खिलाफ ऑर्गेनाइज तरीके से जो लोग बेच रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है। उसके अलावा म्यूल अकाउंट में ये सबसे बड़ी कार्रवाई जिले की है। इनफैक्ट राजस्थान की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक होगी और इसमें श्रीमान डीजी साहब की तरफ से, एडीजी साइबर क्राइम साहब की तरफ से, आई साहब की तरफ से, सबकी तरफ से हमें स्पष्ट निर्देश मिले हैं कि अलवर जिले के अंदर हमें अच्छी कार्रवाई करनी है और ऑपरेशन साइबर संग्राम की वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्रवाई ये है। और भविष्य में भी लगातार जो टीम है हमारी वो पूरे सभी डेटा को जो I4C से हमें प्राप्त हो रहा है उसको स्टडी कर रहे हैं और इस कार्रवाई को करने के लिए हमें कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लगा। हमारी टीम ने जो एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर उनके नेतृत्व में पूरे डेटा को एनालाइज किया। एडिशनल एसपी रूरल भी इसमें सम्मिलित थी। पूरी टीम ने दिन रात इकट्ठा मेहनत करके इस पूरे केस को डेवलप किया है और भविष्य में इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को अंतिम कड़ी तक हम लोग लेके जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि इसमें हमने जो नए क्रिमिनल लॉज में ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा 112 जोड़ी है और इसके अलावा आईटी एक्ट के जो सेक्शन है वो भी नॉन अवेलेबल हैं। दूसरी बात, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ
सैकड़ों की संख्या में कंप्लेंट्स दर्ज है, वो सारा डेटा भी हम लोग जो है अटैच करेंगे। अगर बाकी जगह भी, बाकी जिलों में भी अगर मान लो किसी प्रकार की कोई कंप्लेन इनके अगेंस्ट होगी, तो उसमें भी प्रोडक्शन वारंट पे वो उस कंसर्न जिले की पुलिस इनको लेके जाएगी। तो आपको मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, कानूनी रूप से इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हम करेंगे। जो भी कानून में सख्त से सख्त धाराएं उपलब्ध हैं ऑर्गेनाइज क्राइम की, वो हम लगाएंगे और इस पूरे नेटवर्क को हम लोग ब्रेक करेंगे। इसके अलावा भी म्यूल अकाउंट के और भी जो केसेस हैं हमारे पास, उसमें हम लोग लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। देखिए, इसके अंदर अलग अलग लोग अलग अलग रोल है। कुछ लोगों का रोल म्यूल अकाउंट खोलना है, कुछ लोगों का रोल जो साइबर ठग है और ऑनलाइन गेमिंग करते हैं उस तरह के लोगों से संपर्क स्थापित करना है, कुछ लोगों का रोल म्यूल अकाउंट धारकों को तैयार करना है। तो इस तरह से ये पूरी चेन ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती है। हर व्यक्ति का जो है अलग अलग रोल है। उसके अलावा हमारे पास में डिजिटल एविडेंसेस के रूप में जो चैट्स इनकी आपस में मिली है, उससे इनका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्लानिंग विस्तृत रूप से चीजें जो हमारे सामने आई हैं, उसमें हम विस्तृत अनुसंधान कर रहे हैं और मोटा मोटी जो मॉडस ऑपरेंडी समझ में आया वो आपको हमने बताया है। इनके पास में यूएसडीटी के रूप में आती थी, कुछ इनके जो क्रिप्टो अकाउंट है वो भी फ्रीज हो रखे हैं। उसकी भी हम लोग गहनता से जांच कर रहे हैं, परंतु प्रथम दृष्टया ये सामने आया है कि काफी बड़ी मात्रा में इनको लाभ हुआ है और ये क्राइम करने से इनको कमीशन प्राप्त हुआ है। मेनली यूएसडीटी के रूप में इन्होंने ये कमीशन प्राप्त किया है। उसके भी एविडेंसेस हमें मिले हैं। देखिए, इसमें ऐसा है कि क्योंकि ये ऑर्गेनाइज तरीके से बड़ी संख्या में इन्होंने म्यूल अकाउंट्स जो है वो मैनेज किए हैं, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हों। प्रथम दृष्टया कुछ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ एविडेंसेस हमारे पास आए हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद अगर उनका इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। यदि इसमें किसी बैंकिंग के कर्मचारी की कोई लापरवाही है तो उस संदर्भ में वरिष्ठ बैंक के अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई के लिए बताया जाएगा। और अगर क्राइम में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, जो कि एक दो लोगों का दिखा है प्रथम दृष्टया, उनको हम अरेस्ट करेंगे मुकदमे के अंदर और ऑर्गेनाइज तरीके से जो इन म्यूल अकाउंट की गैंग के साथ वो मिले हुए हैं उसमें उनकी भी अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। एंटीवायरस और साइबर संग्राम में क्या अंतर है? देखिए, साइबर संग्राम स्पेशली अलवर जिले के लिए स्पेसिफिक है और क्योंकि अलवर जिला एक हॉटस्पॉट है तो संग्राम इसलिए वर्ड यूज था क्योंकि जो सीरियसनेस है वो अलवर जिले के अंदर अधिक है और इसको हम एक साइबर क्रिमिनल्स के ऊपर युद्ध के रूप में देखते हैं। जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने शुक्रवार को शहरी न्यास कार्यालय परिसर में शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आमजन से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। 50 से ज्यादा कार्मिक अंदर इस हॉल में बैठकर आमजन की सुविधाओं और आमजन के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए बैठे हैं। मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से कुछ परिवादियों से बात भी की जिनका ये कहना था कि हाँ, हमारा काम सुबह से शाम तक में हो जा रहा है। लगभग 35 के करीब नियमन के पट्टे पिछले 2 दिनों में इन्होंने जारी किए हैं, चाहे वो खाचा भूमि हो, चाहे और इश्यूज हो, नेम ट्रांसफर हो, हर चीज़ का एक अलग रिकॉर्ड बना के रखा है। फिर भी ऐसा लगा कि कुछ चीज़ों में अभी और सुधार करने की आवश्यकता है, जैसे सेम डे ही जेएन को मौके पे भेजना, कोई भी इशू हो उसको मौके पे निस्तारित करना, रोड लाइट्स की जो कंप्लेंट है खासकर उनको इमीडिएटली रिजॉल्व करना। तो मुझे जो इंजीनियर्स हैं उनसे बात करके इसकी भी काफ़ी अच्छा लगा कि देख के कि 1000 लाइटें करीब यूआईटी क्षेत्र में अब तक खराब हमने चिन्हित की थी, जिनमें से 200 के लगभग इन्होंने पिछले 3-4 दिनों में ठीक करवा दी हैं। बाकियों का इनका भी पूरा प्लान है कि कैसे 2 अक्टूबर के पहले सभी बंद लाइटों की मरम्मत करा के उनको सुचारू रूप से चलाना है। जो मूल वर्क है लोगों को पट्टा देने का, नेम ट्रांसफर का, उसमें भी टीम ने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी प्रकरण रिजॉल्व किए। जो चीज़ें ऐसी हैं जो आवंटन समिति या सरकार के स्तर पे जा सकती हैं, मैंने सेक्रेटरी यूआईटी को निर्देशित भी किया है कि आगामी महीने में हम उस समिति की भी बैठक जो हमारे स्तर की पावर्स हैं वो यहाँ पे कर लें और जो सरकार को भेजना है उनका भी सरलीकरण करके हम सरकार से। कल में मंत्री जी का दौरा है, इसके संदर्भ में जी मंत्री महोदय का भी हमें जानकारी में है कि माननीय मंत्री महोदय यहाँ आ रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि वो सबसे पहले हमारा कैंप देखने आ रहे हैं, तो मेरा पूरा आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि यूआईटी का कैंप देख के मंत्री महोदय
को ये एहसास होगा कि कैसे आमजन की छोटी छोटी दिक्कतें, जैसे ई मित्रा पे जाना, समझ नहीं पाना, लीज में कितनी छूट है ये नहीं कर पाना, खुद से समझ नहीं पाना, इन चीज़ों के लिए जो यूआईटी ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, बड़े बड़े में लिखवाया है, हर जगह पूरी ट्रांसपेरेंसी बरत रहे हैं, तो हम यही मंत्री महोदय का मार्गदर्शन लेंगे और उनको ये। थैंक यू। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राहगिरी फाउंडेशन के सहयोग से भिवाड़ी में ब्रीथ ऑफ चेंज अभियान की शुरुआत की। इस बहुआयामी पहल का उद्देश्य एनसीआर में स्वच्छ हवा के लिए प्रणालीगत बदलाव लाना है। अभियान के तहत शहर के अधिकारियों और इंजीनियरों के लिए 1 दिवसीय इंटरेक्टिव तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नीमराना और भिवाड़ी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का मुख्य फोकस कंप्लीट स्ट्रीट्स विकसित करने पर रहा, ताकि धूल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके और वायु गुणवत्ता में स्थायी सुधार लाया जा सके। भूटान की राजधानी थिम्फू में 12 से 17 सितंबर तक चलने वाले भूटान भारत साहित्य महोत्सव में 14 सितंबर को अलवर की ममता शर्मा अंचल को अंतर्राष्ट्रीय भूटान भारत शिक्षा शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अब खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अलवर शहर के प्रताप स्कूल के पीछे सरकारी जोहड़ की भूमि पर अतिक्रमण के मामले को लेकर कल सर्वे किया गया। ये सर्वे भू प्रबंधन, रेवेन्यू विभाग और नगर निगम की टीम के द्वारा किया गया। खसरा नंबर 674, खसरा नंबर 676 का ये सर्वे किया जा रहा है। यहां जोहड़ पर अतिक्रमण किया गया है, जिसको लेकर कल सर्वे किया गया। मैं पहले अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम योगेश है, मेरा पद पटवारी है और मैं भू प्रबंधन विभाग से हूं। ये सर्वे किया जा रहा है, ये जॉइंट टीम द्वारा किया जा रहा है, रेवेन्यू टीम और भू प्रबंधन विभाग टीम, और एक टीम है जो JN मैडम है कीर्ति विजय जी, वो उस टीम में शामिल है, नगर निगम की टीम। तो ये जॉइंट टीम है। ये खसरा नंबर 674 और 676 का सर्वे किया जा रहा है और ये जोड़ है, गैर मुमकिन जोड़। तो इसका सर्वे हमने 9 तारीख को भी किया था और सर्वे की जरूरत थी, तो हम और आज के डिसाइड हुई है, तो इसमें हम सर्वे कर रहे हैं। बाकी मैं इसके बारे में ज्यादा ये कौन सा मैटर है क्या नहीं है, इसके बारे में अधिकृत नहीं हूँ। इसके बारे में हम आप हमारे भू प्रबंध अधिकारी या फिर हमारे भू प्रबंध विभाग में सदर मुंशी है फयाज अहमद जी, उनसे संपर्क कर सकते हैं। तीज की मोक्ष धाम में काफी दिनों से पानी की बोरिंग खराब होने से काफी परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ पितृपक्ष चल रहे हैं, जिससे पूजा अर्चना करने वालों को परेशानी हो रही है। साथ ही दाह संस्कार वालों को भी बहुत परेशानी हो रही है। रात के समय लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। ये जानकारी पूर्व सभापति अजय अग्रवाल ने अलवर न्यूज को दी। जी सर, आज मैं अलवर न्यूज के माध्यम से एक बड़ी दुख भरी कहानी बताना चाहता हूँ। अलवर का ऐतिहासिक तीज की मोक्ष धाम है, जिसमें प्रतिदिन 10 से 15 शव दान होते हैं और ये अलवर शहर के बीचों बीच में पड़ने वाला एकमात्र मोक्ष धाम है। इस मोक्ष धाम की स्थिति ये है, पिछले कई वर्षों से ये स्थिति चल रही है। यहाँ न तो पानी की व्यवस्था है, न सफाई की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है। मेरे को तो ये लगता है, जिस दिन मैं कभी भी अपने संबंधी या कभी रिश्तेदार या मित्रों के दाह संस्कार में जाता हूँ, उसी दिन जाकर मेरा नगर निगम के कमिश्नर से झगड़ा होता है और उनको कहने के बावजूद ही वहां नगर निगम की तरफ से सफाई की जाती है, ना वहां कोई चौकीदार लगाया हुआ है। आज तो सबसे बड़ी दुर्घटना इस बात की हो रही है, पिछले 10 दिन से जब से ये कराकर चल रहे हैं, लोग अपने पितरों को समर्पण दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, उनके लिए गौशालाओं में चारा डाल रहे हैं। ऐसे में उन पितरों के साथ साथ जो नए जो लोग जो मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं, उनको पानी डालने तक के लिए वहां पानी नहीं है उस शमशान में। जब इस मामले में मेरी अनिल सिंह से जो एक्सीएन है PhD से बात की, तो उन्होंने कहा बाबूजी उसमें तो पानी सूख गया। भाई पानी सूख गया तो उसका मतलब क्या? पानी जब सूख रहा था तो आपको दूसरी व्यवस्था करनी चाहिए थी। शहर में आदरणीय संजय शर्मा जी ने पूरा अपना 5 करोड़ का बजट इसी काम के लिए दिया, तो क्या मोक्ष धाम के प्रति किसी की जिम्मेदारी नहीं है? यदि इस मामले में भी, यदि मोक्ष धाम में भी यदि इस बात में भेदभाव करता जाता है, इसमें जिला कलेक्टर को तुरंत संज्ञान लेते हुए, अपनी तरफ से स्पेशल कोटा देते हुए इसमें तुरंत बड़ा बोर्ड कराना चाहिए और आम जन की जो पीड़ा है उसको रोकने के लिए चाहे फायर ब्रिगेड के माध्यम से पानी वहां भरवाया जाए, वहां किया जाए, क्योंकि न तो वहां आदमी जा रहा है वो भी गाली दे रहा है और जो बेचारे वहां नीचे दबे हुए लोग हैं या जिन लोगों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है उनको भी मोक्ष नहीं मिल पा रहा। तो मेरा तो यही आपके चैनल के माध्यम से तुरंत प्रभाव से तीज की मोक्ष धाम में एक बड़ा बोरिंग हो और तुरंत प्रभाव से पानी की व्यवस्था हो। जब तक वहां पानी की व्यवस्था नहीं हो, कैसे भी चाहे टैंकर खड़ी करने पड़े और सुबह से शाम चाहे 10 टैंकर लगाने पड़े, और पानी की व्यवस्था जिला प्रशासन को करनी चाहिए। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर नौगांवा पर शुक्रवार शाम को ओवरलोड डंपरों के कारण जाम की स्थिति बन गई। करीब 1 किलोमीटर लंबे जाम में सैकड़ों वाहन चालक 40 मिनट तक फंसे रहे। जाम की स्थिति यह थी कि मोटरसाइकिल का निकलना भी दूभर था। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर रोजाना शाम होते ही जाम लगना आम बात है, लेकिन जाम से होने वाली परेशानी ना तो डंपर चालकों को नजर आती है और ना ही अधिकारियों को। जाम का सामना करना पड़ता है तो सिर्फ राहगीरों को। सार्वजनिक अभिनय समाज 48वीं रामलीला का प्रदर्शन के अवसर पर रामायणी कथावाचक राजेंद्र गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा अपनी मधुर वाणी से रामायण का वाचन के साथ हुआ। संस्था के अध्यक्ष राजेश कौशिक ने माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सभी का स्वागत किया।
कल शुक्रवार को भिवाड़ी औद्योगिक नगरी के मेला ग्राउंड अरावली बिहार राजस्थान हाउसिंग बोर्ड पर लघु उद्योग भारती के तत्वावधान में आयोजित 12वां भव्य व्यापार मेले का उद्घाटन प्रकाश चंद्र अखिल भारतीय संगठन मंत्री लघु उद्योग भारती के सानिध्य में मुख्य अतिथि भूपेंद्र यादव, कैबिनेट मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार ने किया। तत्पश्चात मेले के प्रथम सत्र का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं वंदे मातरम के सस्वर गान के साथ किया गया। मंचासीन अतिथियों का शॉल एवं गमला देकर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि भूपेंद्र यादव ने अपने वक्तव्य में कहा कि लघु उद्योग भारती जिस राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर काम करती है, वास्तव में वह प्रशंसनीय है। उन्होंने विकसित भारत के संदर्भ में कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी को जमीनी स्तर पर साकार करना है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवा न्यूज के साथ। नमस्कार।